अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर क्लास आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है। तो ये उसी लेक्चर का हिस्सा था, लेकिन वो लेक्चर क्योंकि लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे अलग वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस वीडियो को सुनने से पहले आप हर सूरत पहले इससे पिछला पार्ट जो है ना वो सुने, अदरवाइज इसमें आपको चीज़ें कम समझ आएंगी। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। जब भी कभी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, गोल दायरे में घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसकी एक बात याद रखनी है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी ये बार बार चेंज होती है। क्योंकि जब उसको गोल दायरे में घुमाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करके ही घुमाया जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करके उसे गोल दायरे में घुमा लें। जैसे कि बॉडी ये गोल दायरे में अगर घूम रही है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि अपनी इनर्शिया की वजह से बॉडी कभी भी नहीं चाहती वो गोल दायरे में घूमे। ये तो जो बंदा भी इसको गोल दायरे में घुमा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के, वो इसको मजबूर कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज कांस्टेंट रह सकती है तो वो सिर्फ स्पीड है। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को कहते हैं, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दरअसल स्पीड ही होती है। अगर स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आप एक जैसी फोर्स लगा के रखें और ऐसे एक जैसा ही घुमाएं, ना उस बॉडी को तेज होने दें और ना ही स्लो होने दें। जैसे पंखा जब चल जाता है 2-4 मिनट जब चलता है तो उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो उस पंखे के ब्लेड के ऊपर यानी पर के ऊपर मौजूद जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। लेकिन क्योंकि वो ना तेज हो रहा है पंखा ना स्लो हो रहा है, वो कांस्टेंट करंट मिलने की वजह से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म। यही लिखा हुआ है सब कुछ जो आपको बताया। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड यानी स्पीड और डायरेक्शन के। डायरेक्शन जो होती है ना सर्कुलर मोशन में वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करके तो बेटा आप बॉडी को गोल दायरे में लेकर आए थे। बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। हाँ, एक चीज है जो कांस्टेंट रखी जा सकती है और वो है स्पीड। अगर बेटा आप स्पीड को कांस्टेंट रख के बॉडी को गोल दायरे में घुमाते हैं ना, तो इस तरह की सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट है? गलती से भी वेलोसिटी ना बोल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। फिर क्या कांस्टेंट होता है? सिर्फ स्पीड। जैसे बेटा हमारी जमीन जो होती है ना, ये सूरज के गिर्द कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट चलो नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट ही है। अगर इसको कांस्टेंट स्पीड ना मिली होती, ये कभी तेज कभी स्लो होती, तो हमें भी फील होता। एक्सलेशन की वजह से हमें झटके फील होते और हम इस तरह से जिस तरह रह रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ उस तरह ना रह पाते। तो जमीन कांस्टेंट स्पीड से घूमती। अब ये देखें कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को लीनियर मोशन में कैसे मेजर किया जाता था। ये भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स का हिस्सा है। इसे क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे क्लियर करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। तो बेटा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है।
तो बेटा याद रखना है कि हम फिजिक्स में ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर मैंने पोजीशन मेजर करनी है गाड़ी की, तो ये ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। इस ओरिजिन से 5 मीटर दूर एक गाड़ी खड़ी थी, तब मैंने अपनी स्टॉपवॉच को ऑन किया। जब मैंने स्टॉपवॉच को ऑन किया, इसका मतलब तब मैंने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया। एट द स्टार्ट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन मेरा टाइम था टी, जो कि मैंने मालूम नहीं किया, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि मेरे ऑब्जर्वेशन से पहले ही गुजर चुका था। ज़ाहिर ये गाड़ी ने इस ओरिजिन से 5 मीटर का फासला तय करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा, वो टाइम टी है। और मैंने अपनी स्टॉप वॉच पर जब टाइम डेल्टा टी गुजरने दिया, तो पहले वाला टी और मेरा जो स्टॉप वॉच के ऊपर डेल्टा टी टाइम गुजरा, फर्ज करो 2 सेकंड है, तो वो पहले वाला टी और दूसरा मेरा डेल्टा टी दोनों को जमा किया, तो इस टाइम के अंदर टी प्लस डेल्टा टी के अंदर उस गाड़ी की पोजीशन बनी 8 मीटर। पहले टी टाइम पर कितनी थी? 5 मीटर। और टी के बाद डेल्टा टी साथ में जमा कर दिया, क्योंकि डेल्टा टी वो टाइम है जो स्टॉप वॉच के ऊपर आया था। टी प्लस डेल्टा टी टाइम में गाड़ी की पोजीशन 8 मीटर है, और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और वो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल 8 माइनस 5 यानी 3 मीटर, जिसे डेल्टा एक्स ज़ाहिर कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है, यानी जिधर को गाड़ी जा रही है उधर की होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम बेटा टाइम टी में मेजर करते हैं, और यहाँ डेल्टा टी ऑब्जर्वेशन टाइम है। ये डिस्प्लेसमेंट चेक करें हमारा किस टाइम में मेजर हुआ। ये ना टी में हुआ ना टी प्लस डेल्टा टी में हुआ। टी प्लस डेल्टा टी में तो 8 मीटर हुआ है, और टी में तो 5 मीटर हुआ है। हमारा डिस्प्लेसमेंट ना 8 है ना 5 है, बल्कि वो तो 3 है। ये 3 मीटर किस टाइम में हुआ है? ये सिर्फ डेल्टा टी टाइम में हुआ है, वरना इसमें ये कैंसिल, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा टी। ये समझना जरूरी है पुत्र, क्योंकि आपकी बुक ने इसी अंदाज में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाया हुआ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि टी टाइम है बिफोर द ऑब्जर्वेशन, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम है आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, और डेल्टा टी वो टाइम है जो ऑब्जर्वेशन की हमने, वो वाला टाइम ऑब्जर्वेशन टाइम, जैसे गिवन टाइम भी कहते हैं। और ये वेलोसिटी इसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने से आती है, और एक्सेलरेशन इसी वेलोसिटी के चेंज को टाइम से। ये आपने दोनों फार्मूले पढ़े हुए हैं। ये हो गए आपके लीनियर पैरामीटर्स। अब आप समझ सकते हैं एंगुलर पैरामीटर्स को, वरना आपको कुछ समझ नहीं आनी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी चैप्टर नंबर 3 का पहला आर्टिकल है। सबसे पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा रिव्यू, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही बताना है इसके बारे में आपको। एक ही पैरा लिखा हुआ है। लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का हमें क्या बताता था? ये बताता था कि एक बॉडी कितना मूव करके आई है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक। जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाया है कि बॉडी ने इनिशियल पोजीशन यानी 5 मीटर से 8 मीटर तक कितना मूव किया है? सिर्फ 3 मीटर। और वो 3 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है या फिर चेंज इन पोजीशन है। इसे मीटर में मेजर करते हैं, इसे एस से भी ज़ाहिर करते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं, डेल्टा एस से और डेल्टा एक्स से भी करते हैं। और ये हमेशा इसकी डायरेक्शन मोशन की तरफ होती है, जिधर को बॉडी जा रही होती है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर की होती है। लेकिन एक बात बताएं, ये सब कुछ तो, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आपको तब इंफॉर्मेशन दे रहा है जब एक गाड़ी या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी लीनियर मोशन करती है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा बस। लेकिन अगर एक बॉडी गोल दायरे में घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? इस सवाल के जवाब से शुरू होता है आपकी बुक का पहला आर्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी गोल दायरे में घूम रही होती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें कौन बताता है? अगर मैं कहूं कि 90 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कोई बच्चा सोच सकता है कि सर हो सकता है कि ये आधा सर्कल कंप्लीट हो गया हो, 90 मीटर क्या पता आधा सर्कल हो। दूसरा बच्चा कहता है सर 90 मीटर हो सकता है कि आधे से भी आधा सर्कल हो, यानी एक क्वार्टर, यानी एक सर्कल का चौथा हिस्सा।
यानी बॉडी यहां से लेकर बस यहां तक ही गई हो तो वो 90 मीटर पूरा हो गया हो। क्या पता सर्कल ही इतना बड़ा हो कि यहां से लेकर यहां तक जाते हुए 90 मीटर पूरा हो गया हो। एक बच्चा कहता है सर ये भी हो सकता है, 90 मीटर से मुराद ये भी हो सकता है कि एक बॉडी ने ऐसा सर्कल कंप्लीट किया हो जिसका सरकमफेरेंस 90 मीटर लंबा हो, जिसके सरकमफेरेंस की लंबाई 90 मीटर हो। तो बात तो ठीक है इन तीनों बच्चों की। ये 90 मीटर से तीनों बच्चे तीन पॉसिबिलिटीज मुराद ले रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर आधा सर्कल हो सकता है, दूसरा कहता है आधे से भी आधा हो सकता है, तीसरा कहता है सर जी फुल भी हो सकता है। मैं तीनों को गलत नहीं कह सकता क्योंकि 90 मीटर में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ। इसकी तरफ देख के या इसको जहन में ला के हम बॉडी को जो गोल दायरे में घूम रही है उसके बारे में कुछ भी फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको 90 मीटर की जगह 90 डिग्री देता तो 90 डिग्री से आपके जहन में फौरन आता कि सर 90 डिग्री का तो ये मतलब बनता है कि बॉडी यहां से निकली होगी और यहां तक पहुंची होगी, तो 90 डिग्री बन गया होगा उसका। इसका मतलब कि क्वार्टर सर्कल कंप्लीट हुआ होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 90 डिग्री से मुराद एक क्वार्टर सर्कल का कंप्लीट होना। क्वार्टर किसे कहते हैं? चौथा हिस्सा, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी यहां से लेकर यहां तक जाएगी चौथा हिस्सा कवर गई तो उसका एंगल कितना बन जाएगा? 90। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, बॉडी यहां से निकली और यहां तक 90 डिग्री बनाती है, इसको कहते हैं एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया। अब 90 डिग्री का कोई और मतलब निकल सकता क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकता। 90 डिग्री का बस यही मतलब निकल सकता है। इसका मतलब कि एंगुलर मोशन में जो बॉडी की पोजीशन में तब्दीली होती है, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये मीटर वगैरह नहीं दे सकता, बस डिग्री दे सकता है, यानी एंगल दे सकता है। इसका मतलब कि एंगल ही एंगुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का किरदार अदा करता है और यही हमें बताता है कि घूमती हुई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक कितना मूव की है। यहां पे यही लिखा हुआ है कि इस एक्स एक्सिस को हमने एंगल मेजर करने के लिए रेफरेंस लाइन लेना है। जिस तरह पिछले लीनियर मोशन में हमने ओरिजिन को पॉइंट लिया था। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते थे। वो गाड़ी का 5 मीटर भी वहां से स्टार्ट हुआ था, गाड़ी का 8 मीटर भी वहां से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे एंगल मेजर करने के लिए कोई ना कोई लाइन तो चाहिए ना। ऐसे एंगल किसके साथ लेंगे आप? तो ये एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, जो कि है यहाँ पे रेफरेंस। तो बच्चों इसका मतलब कि एंगल हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे एक बंदा अगर खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहा है, वो बंदा अगर बिल्कुल पास से तवाफ करता है तो वो भी एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री ही बनाएगा। एक बंदा दूर से करता है वो भी एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री बनाता है, और जो सबसे दूर से कर रहा है वो भी चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री ही बनाता है। ये तमाम बंदे एंगुलर मोशन कर रहे हैं और इन तमाम एंगुलर मोशन में एक खास बात है और वो ये कि तमाम का एंगल सेम है। अब जब इन्होंने देखा कि एक बॉडी के अंदर मौजूद तमाम पॉइंट्स के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल सेम होता है, तो इन्होंने इसी एंगल को पकड़ लिया और कहा कि यही हमें बताया करेगा बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमें यहां से ये पता चला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है सवाए एक एंगल के। वही एंगल जो आप पहले भी पढ़ते थे, तो वही गोल दायरे में, वही सर्कुलर मोशन में एंगल आज क्या बन गया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो एंगल आपको बताता है बॉडी की एंगुलर पोजीशन में कितनी तब्दीली हुई। इसकी बहुत सारी मैंने डिफाइंस लिखी हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। डिफाइन जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहली डिफाइन, आप बेटा जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ लिख रहा हूँ, आप सिर्फ इसको समझें, ये नहीं कि सबको रट्टा लगा लें। पेपर में जो आना है वो आपकी की बुक्स पर लिखा हुआ है और वो मैं आपको साथ मीट सेशन में बता भी दूंगा।
मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप जो भी याद करें किसी भी की बुक से या टेक्स्ट बुक से जो भी याद करें वो आपको समझ आ जाए। अभी आगे मैंने बुक की एक एक लाइन लिखी हुई है और तमाम बुक की लाइंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इस आर्टिकल में बुक की लाइंस बच्चों को समझ नहीं आती थी, इसलिए मैंने इस आर्टिकल में अपनी लाइनें नहीं लिखी। अभी जो मैंने पढ़ाई है सारी वो अपनी थी, लेकिन आगे मैंने जो लिखी हुई है ना सारी एक्सप्लेनेशन वो बुक वाली लाइंस है सारी। पहले डेफिनेशन देखते हैं बेटा, ये एंगल की डेफिनेशन है। एंगल जो बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, वो एंगल जो बनता है सर्कल के सेंटर पर, बनाता कौन है? कोई पॉइंट, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, जो क्या कर रही होती है? जो सर्कल के अलोंग मूव कर रही होती है। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है इसके अलोंग क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। मूव करते करते क्या बनाती है? एंगल। इस एंगल को ही क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जिस टाइम में बनाती है उस टाइम का क्या नाम है? ऑब्जर्वेशन टाइम। जैसे डेल्टा थीटा एंगल बना कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। ये एक्स एक्सिस क्या है? ये वो लाइन है जिसके साथ हमने एंगल बनाना होता है, और इस लाइन को क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन। और ये जरूरी होती है क्योंकि किसी भी चीज की पोजीशन बतानी हो तो क्या चाहिए होता है? रेफरेंस चाहिए होता है। अब बुक वाली लाइंस की एक्सप्लेनेशन देखो। फर्ज करें कि हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसका नाम P है और उसका मास m है, और वो गोल दायरे में घूम रहा है जिस दायरे का रेडियस r है। फर्ज करो कि इस मोशन को हम करवा रहे हैं इस तरह से कि पार्टिकल P को अटैच कर रखा है एक मैसलेस रॉड के एक सिरे के साथ। यानी एक रॉड है, जैसे ये पेंसिल एक रॉड है, और इस रॉड के इस सिरे के साथ पॉइंट P है, और ये वाला जो सिरा है, ये वाला पॉइंट, ये फिक्स हो गया हुआ है, ये पिवटेड है। पिवटेड मतलब फिक्स है, और ऐसे गोल दायरे में ऐसे ऐसे घूमता है ये पार्टिकल। अब इसको डायग्राम से शो करते हैं आगे। ये सारी बुक वाली लाइंस हैं। तो सपोज करें कि वो पार्टिकल को अटैच कर रखा है एक रॉड के सिरे के साथ, और उस रॉड की लेंथ r है, जिसकी वजह से वो जो सर्कल बनाता है रोटेटरी मोशन करने की वजह से उस सर्कल का रेडियस भी क्या बनता है? r। और उस रॉड का जो दूसरा सिरा है वो फिक्स हो चुका है, और दूसरा सिरा सेंटर O पर, सर्कल के सेंटर O पर पिवटेड है, यानी फिक्स है। वो सेंटर किसका है? सर्कुलर पाथ का, जैसे तस्वीर में आपको दिखाते हैं। यही हमने बोला है कि कंसीडर पार्टिकल P that is moving in a circular path and suppose that this motion is taking place by attaching this particle P with one point of the rod and the other point of the rod is pivoted at the center O of the circle। ये बातें होगी। ये पिवट पॉइंट हो गया, ठीक है। पिवट पॉइंट के अंदर से जो लाइन गुजरती है ना उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस रोटेशन भला किधर को है? ये आपकी तरफ है, ऐसे आपकी तरफ, ऐसे। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी तरफ है, ऐसे ऐसे बाहर को, ठीक है बच्चों। ये शो नहीं किया हुआ, आगे देखो बेटा। ये पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन गौर से देखो ये पूरा रॉड जिस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है वो एक्सिस रॉड के अंदर से गुजर रहा है। तो आपको बताया पीछे, मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा भी है कि पिछली वीडियो सुनकर आए, अदरवाइज समझ नहीं आनी। तो बेटा ये जो रॉड है ना ये रोटेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, जबकि पार्टिकल P क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जैसे पार्टिकल P सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वैसे वैसे रॉड OP रोटेट करता चला जाता है। किसमें? सर्कल की प्लेन में। ये प्लेन क्या होती है? ये जगह क्या है? प्लेन। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है फिर इस प्लेन का नाम XY प्लेन है। जो भी नाम रखे होंगे जो एक्सिस के
उन दोनों एक्सेस के दरमियान वाली जगह को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ठीक है, आगे भी बताता हूं प्लेन के बारे में आने लगा। ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है ना, ये लाइन होती है। एक्सेस का मतलब है लाइन, और ये हमेशा पिवट पॉइंट से ही गुजरती है, और ये परपेंडिकुलर होती है, यानी नॉर्मल होती है किसके? उस रोटेशन की, प्लेन की। जैसे आपको बताया कि ये सफ़ा आपका प्लेन है, ये जगह, ये सफ़ा आपका क्या है? प्लेन, और इस सफ़े के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ये लाइन जो बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर इस प्लेन के, और यही लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही है। यही लाइन किसे शो कर रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ये जैसे ये पार्टिकल पी, जैसे मेरी उंगलियां घूम रही है ना, वैसे पार्टिकल घूम रहा है, और यहाँ रॉड अटैच है, और ये रॉड है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल पंखे की तरह। जैसे पंखे का डंडा होता है ना, वो पंखे का डंडा छत के साथ लगा होता है, ये समझ लो पंखे का डंडा है ये वाला, ये ढक्कन, और ये पी पॉइंट एक पंखे के ब्लेड के ऊपर पॉइंट है, पंखे के पर के ऊपर, और ये वाली लाइन जो है ना, ये रॉड जिसे हम कह रहे थे, ये रॉड समझ लो पंखे का पर है, पंखे का ब्लेड है। अब समझ आ गई है? आगे बेटा ये लिखा हुआ है कि ये हमेशा नॉर्मल होता है। अब आगे बुक वाली लाइनें समझा देता हूँ सारी तुम लोग। बुक छोटी सी चीज है, एंगुलर डिस्प्ले, उसे समझाने का तरीका बुक का ये है। सारा प्लेन वगैरह भी समझ आ रहा है, अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन ही पता चल रहा है, तो सारी बुक वाली लाइनें। फर्ज किया हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ई एक्सेस। अच्छा ये बात याद रखना कि ये एक्सेस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सेस आप इधर को ही लें, ये कोई रूल नहीं है। बस ये तीनों लाइनें परपेंडिकुलर लेनी है आपने, ये तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये बात याद रखना कि इस वक्त पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ये गोल दायरे में घूम रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम के इधर को जा रहा है, ये ऐसे है जैसे ये जी एक्सेस ऊपर को, और ये जिस प्लेन में घूम रहा है, जैसा लट्टू नहीं घूमता, ये लट्टू का ऊपर वाला डंडा जिसे एक्सेस कह लें, और ये लट्टू की बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे गोल दायरे में घूम रहा है। या पंखे को समझ ले, पंखे को साइड से देखना आपने, ये समझ ले पंखे का व्यू है, ये वाला पॉइंट पंखे के ब्लेड के ऊपर है, और ये पंखे का साइड व्यू, ऊपर से नहीं देख रहे आप पंखे को, और ना ही नीचे से देख रहे हैं, पंखे को साइड से देख रहे हैं, एक साइड से, यानी पंखा आपके आगे चल रहा है, आप पंखे को एक साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू आएगा, हमें पता चल जाएगा टॉप व्यू में हम पंखे को नीचे से देख रहे होंगे या ऊपर से देख रहे होंगे। अब इसमें जो जी एक्सेस है ना आपका, ये वाला जी एक्सेस, ये हमने लिया हुआ है एक्सेस ऑफ रोटेशन के तौर पर, और इसका पिवट पॉइंट क्या है? ओ, ये चेक कर लो, इसको हमने एक्सेस, इसका मतलब ये पंखे का डंडा है, ये वाला जो छत के साथ लगा होता है, ये ऊपर छत के साथ लगा हुआ, और ये पंखे का पर है, ऐसे घूम रहा है। और ये एक्स एक्सेस है ना, ये असल में इधर को बाहर को आ रहा है, इधर को, ये ऐसे हमारी तरफ है ऐसे। एक्स और वाई एक्सेस जो है ना, ये हमने प्लेन के अंदर लिए। इस वक्त बॉडी जिस जगह में घूम रही होती है ना, वो उसको प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जब आप पत्थर को रस्सी के साथ बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना खड़े होके, ये वैसा ही केस बन गया। ये वाली डायग्राम समझने के लिए आप इमेजिन करें कि आप ऐसे खड़े हैं और आपने रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ है, और ये यहाँ पे आपका हाथ है, दरमियान में यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका हाथ है ओरिजिन, और ये पी पॉइंट जो है ना, ये आपका वो पत्थर है, और ये रेडियस जो है ना, ये उस पत्थर के साथ बंधी हुई रस्सी है जो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, और कोई बंदा साइड से देख रहा है आपको, साइड से मतलब आप उसके सामने खड़े होके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और आपको साइड से देखता है, तो ऐसी मोशन नजर आएगी आपको, ठीक है।
एक्स वाई एक्सेस प्लेन के अंदर है, तो वो जो बेटा पत्थर जिस जगह में घूमता है ना जिन दो एक्सेस में, अब मुझे बताएं वो तो कौन से दो एक्सेस हैं जिसमें ये पत्थर घूम रहा है, एक्स और वाई एक्सेस, क्योंकि जी एक्सेस तो उसके परपेंडिकुलर है, जी एक्सेस तो ऊपर को है ना, जी एक्सेस की तरफ तो आपका सिर आपका सार रहेगा, ये आप खड़े हैं समझ लो, ये आप खड़े हैं और ये आपका बाजू और ये आप पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो आपका सार है ना वो जी एक्सेस के लॉन्ग है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जैसे जैसे ओपी रोटेट करेगा ना, तो वही पुरानी बात कि इंस्टेंट टी पर मैंने आपको लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग लेने का तरीका बताया ना, वही सेम मेथड यहाँ पे। इंस्टेंट टी कौन सा टाइम है, ऑब्जर्वेशन से पहले वाला टाइम। ऑब्जर्वेशन से पहले इस ओपी ने, यानी ये जो पॉइंट है पी और ये ओपी उसका पोजीशन वेक्टर है, इस ओपी ने एंगल बनाया हुआ है टी टाइम पर। जब आप स्टॉपवॉच ऑन करते हैं ना, तो स्टॉपवॉच ऑन करने से पहले पहले जो टाइम गुजर चुका होता है उसे कहते हैं टाइम टी। और बेटा इस बॉडी ने, जब आप इसे ऑब्जर्व करने आए थे, ऑब्जर्वेशन से पहले भी तो कोई एंगल बनाया हुआ था ना, तो वो एंगल जो ऑब्जर्वेशन से पहले ही बन गया हुआ था उसे हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे, थीटा से। वो इस डायग्राम से, ये डायग्राम इसी का टॉप व्यू है। टॉप व्यू समझते हैं ना, मतलब पहले आप साइड से देख रहे थे पंखे को या उस पत्थर को, अब आप ऊपर से या नीचे से देखेंगे इसी डायग्राम में। ये चेक करो, ये आपका वाई एक्सेस ऊपर आ गया, अब एक्सेस, ये वही डायग्राम है, बस इसको इसका टॉप व्यू दिखाने के लिए थोड़ा सा सीधा किया ऐसे। ये गौर से देखो, ये वाला पार्टिकल पी जैसे आपके सामने से गुजर के पीछे को होके जाता था ऐसे, वही अब आप इसे सीधा करके देखेंगे सामने करके, तो ये एक्स एक्सेस जो आपकी तरफ आ रहा था ना पहले, ये एक्स एक्सेस पहले बाहर को आ रहा था आपकी तरफ, अब ये यही एक्स एक्सेस इधर को हो जाएगा, ये चक्कर ये रोटेट करके ना, और ये जी एक्सेस अब कहाँ चला गया, ये आपकी तरफ आ गया, अब जी एक्सेस आपकी तरफ आ गया, ये आपको जी एक्सेस है। ये पहले वाली डायग्राम बन गई ना जो पहले आपको जी एक्सेस बता रहा था, सबसे पहली डायग्राम, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। इसमें जी एक्सेस आपकी तरफ आ रहा है इसलिए ड्रा नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये जो एक्स जो आपकी तरफ आ रहा था बाहर को, वो अब इधर वाई की जगह पे आ गया, और जो वाई एक्सेस है वो उस जी की जगह पे आ गया ऊपर। और ये आपका जो पॉइंट पी था जो यहाँ पे पहले शो किया हुआ था यहाँ पे, वो अब आपका यहाँ पे शो हो गया, और एक्स एक्सेस के साथ इसने पहले से एंगल बना रखा है। ये बात ध्यान समझ लो, ध्यान से, यही मेन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन से पहले पहले जो एंगल बनता है उसको कहते हैं थीटा, और स्टॉपवॉच को ऑन करने के बाद जो डेल्टा टी टाइम गुजर जाता है, उस डेल्टा टी टाइम के बाद जो एंगल बनता है उसको कहते हैं थीटा प्लस डेल्टा टी। पहले टी टाइम में कितना एंगल बना, टी टाइम में बना थीटा, टी टाइम प्लस डेल्टा थीटा, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, यानी टोटल टाइम में, इसमें पुराना भी शामिल है, स्टॉपवॉच ऑन करने से पहले वाला भी शामिल है, और जो स्टॉपवॉच से नोट किया वो भी शामिल है। दोनों को जमा करके जो एंगल बना, उसमें पुराना एंगल भी शामिल करना है थीटा, और जो नया आपकी आंखों के सामने बना है जो आपने खुद ऑब्जर्व किया है वो है डेल्टा थीटा। तो दोनों को जमा करो, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये कब बना, जब आपकी बॉडी आपकी आंखों के सामने P1 से उठ के कहाँ चलेगी, P2 तक चलेगी, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, आपने ऑब्जर्वेशन टाइम में कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला एंगल थीटा तो आपके आने से पहले बन गया हुआ था, स्टॉपवॉच ऑन करने से पहले ही, क्योंकि पार्टिकल ने गोल गोल घूमते हुए आपसे आपसे पूछ के थोड़ी घूमना है कि जब आप आएंगे तो तब वो एक्स एक्सिस पे खड़ा हो जाएगा और जब आप आएंगे तो यहाँ से शुरू करेगा। भाई वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, वो क्या पता पहले से इतना एंगल बना चुका हो। अगर उसने पहले से इतना थीटा एंगल बना लिया हुआ है तो ये एंगल आपने क्योंकि ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये टाइम टी का एंगल है, और ये आपकी आंखों के सामने बस यहां से लेकर यहां तक एंगल बना है, ये आपने खुद ऑब्जर्व किया है, इसे कहते हैं डेल्टा थीटा एंगल। और पुराने वाला एंगल और ये नया आपकी आंखों के सामने वाला दोनों जमा करो तो क्या बनता है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब इसके बारे में सुनो,
जब OP रोटेट करता है तो फर्ज करो कि टाइम t पर जो पोजीशन है पार्टिकल की वो P1 है, टाइम t पर P1 पोजीशन है, ठीक है, यहां तक है वो। यानी जब आप आए स्टॉपवॉच ऑन करने लगे तो आपने देखा कि पॉइंट P1 पर बॉडी मौजूद थी पहले से, और उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो ओरिजिन से शुरू होता है पॉइंट तक जाता है, ये पोजीशन बताता है, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये था OP1। और इसने एंगल बनाया हुआ था पोजीशन वेक्टर ने, कितना, थीटा एंगल बनाया हुआ था, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि एंगल बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस चाहिए, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन के साथ क्या बनाया हुआ इसने, एंगल। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एट अ लेटर टाइम, ये सारी लाइनें आपकी बुक वाली है, कुछ टाइम के बाद यानी t प्लस डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद फर्ज करें कि उसकी पोजीशन OP2 होगी, ओ बल्कि नहीं है, यहाँ पे पोजीशन का नाम सिर्फ लिखा हुआ है, और पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन होगी P2। ये बॉडी यहां तक पहुंच गई, कब पहुंची, जब डेल्टा टी टाइम आपने खुद ऑब्जर्व किया या खुद नोट किया, और उसका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या बन गई, OP2 बन गई, और एंगल कितना बना, पहले वाला एंगल और दूसरे वाला दोनों जमा कर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, किसके साथ एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के साथ, यानी रेफरेंस लाइन के साथ। तो बच्चों पता चल गया आपको कि इस डायग्राम में P1 पोजीशन पर जब बॉडी मौजूद थी तो थीटा एंगल बना हुआ था और टाइम t पर बना हुआ था, और आपकी आंखों के सामने डेल्टा टी टाइम के अंदर जब आपने स्टॉपवॉच ऑन कर ली और स्टॉपवॉच के ऊपर डेल्टा टी टाइम नोट हुआ, तो वो उस टाइम डेल्टा टी में यानी ऑब्जर्वेशन टाइम में बॉडी आपकी आंखों के सामने P1 से लेकर P2 तक गई, यानी अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज की। उस लम्हे उसने एंगल सिर्फ डेल्टा थीटा बनाया, डेल्टा थीटा, वो एंगल क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन टाइम में बना है, सिर्फ उसी एंगल को क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बाकी थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। अब आगे यही चीज लिखी हुई, अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है कि वो एंगल जो बनाया, जो ट्रेस किया किसने, पोजीशन वेक्टर ने, उस लाइन OP ने, या उसका नाम रेडियस रख लो, कहां से, P1 से कहां तक, P2 तक, और किस टाइम में किया, ऑब्जर्वेशन टाइम में किया, उस ऑब्जर्वेशन टाइम का क्या नाम है, डेल्टा टी नाम। तो ये कहलाता है एंगुलर। अब ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि यही लिखो, मैंने पहले से 2-3 लिख रखी हैं, वो आपके लिए लिखी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर दोबारा आ जाती है, तो इसका मतलब कि आपको सारा समझाने के बाद दोबारा डिफाइन करने का ये मकसद है कि हमने इसे एक्सप्लेन किया डेफिनेशन को। एंड पे देखो फिर वही लिखा हुआ है, टाइम t पर क्या बना था, एंगल थीटा, ये आपकी आंखों के सामने नहीं बना, क्या पता बॉडी ने तेज तेज बनाया या स्लो स्लो बनाया। तब आप अभी आए थे स्टॉपवॉच लेकर, अभी स्टॉपवॉच ऑन करनी थी, जैसे स्टॉपवॉच ऑन करने लगे तो आपने देखा कि पहले से ही बॉडी ने एंगल बना के रखा हुआ थीटा, फिर आपने कहा कि ये टी टाइम पर बन गया हुआ, जो पहले से गुजर गया हुआ था टाइम, ऑब्जर्वेशन टाइम से पहले। फिर ऑब्जर्वेशन टाइम डेल्टा टी के बाद जो टोटल टाइम बना, पुराने वाला भी और नए वाला भी, तो टोटल जमा किया t प्लस डेल्टा थीटा, इसमें पुराना एंगल भी डाला और नया एंगल भी डाला, तो सिर्फ डेल्टा टी टाइम में कितना एंगल बना होगा, सिर्फ डेल्टा थीटा ही बना होगा। इस डेल्टा थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस डेल्टा टी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टाइम। वो एंगल जो बॉडी बनाती है ऑब्जर्वेशन टाइम में, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक खामी भी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हमेशा नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी वैल्यूज के लिए, ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, यहाँ पे स्मॉल लिखना है आपने, ठीक है, बट ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल।
ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन तमाम एंगल्स के लिए नहीं है। सारे एंगल वेक्टर नहीं होते। जो छोटे एंगल होते हैं सिर्फ वही वेक्टर होते हैं, जो बड़े एंगल होते हैं वो वेक्टर नहीं होते। इसकी क्या वजह मैं आपको समझाता हूँ, ये भी याद रख लो। ये इंटरनेशनल किताबें ये कहती हैं कि अगर एंगल 10 डिग्री से छोटा हो फिर वो वेक्टर बन सकता है, और अगर 10 डिग्री से बड़ा है तो वो वेक्टर नहीं होता। इसकी वजह क्या है, ये मैंने आगे वजह लिखी हुई। आखिर स्मॉल एंगल्स के लिए ही, स्मॉल एंगल्स के लिए ऐसा क्यों होता है, इसकी पहली रीजन तो जो आपने पेपर में लिखनी है। अगर ये सवाल आ जाए कि वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज, फिर आपने क्या रीजन लिखनी है। बेटा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि एक वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो तो बस ठीक है। लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो खसूसियत है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो प्रॉपर्टी, वो क्या नाम है, क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी इस प्रॉपर्टी को रखती है और इस कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, फिर तो उसे हम वेक्टर कह सकेंगे, वरना उस क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है। और इस एंगल में यही प्रॉब्लम है कि ये छोटे एंगल्स जब होते हैं, स्मॉल वैल्यूज जब होती हैं, तब तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर लेता है। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, ये लॉ है कि दो वैल्यूज को चेंज करके लिखो, 2 + 3 और 3 + 2। ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टरों में दो वेक्टर क्वांटिटीज की अगर तरतीब चेंज करके उनको ऐड किया जाए तो उनका जवाब अगर सेम आए तो वो वेक्टर होता है, अगर सेम ना आए तो वो वेक्टर नहीं है। हर वेक्टर में ये बराबर ही होते हैं। लेकिन बेटा एंगल में ये खास बात है कि सिर्फ स्मॉल एंगल्स अगर हों तो तब ही ये वाला सिलसिला चलता है, मतलब तब ही ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और लार्ज एंगल पर ये होल्ड ही नहीं करता। यही इसकी रीजन लिखनी है आपने। ठीक है, क्योंकि एंगल सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को तब ही फॉलो करता है जब ये छोटा होता है। एंगल की छोटी वैल्यूज हो तो फिर ही ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो। और कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, ये वाला लॉ कि दो एंगल्स हैं, उनकी तरतीब चेंज की और जमा करके बराबर आ गए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ एक जरूरी कंडीशन होती है। किसके लिए, एक क्वांटिटी के लिए, कि वो क्या बन सके, वेक्टर बन सके। अगर किसी क्वांटिटी में ये वाली प्रॉपर्टी शामिल है, अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी है फिर तो वो वेक्टर हो सकती है। अगर उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वेक्टर नहीं हो सकती। एक और रीजन आपको देते हैं, मैथमेटिकल रीजन। बेटा अगर तो लार्ज एंगल हो ना तो ये वाली आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ टेढ़ी लाइन होने की वजह से, ये इस वक्त टेढ़ी लाइन है, ये टेढ़ी लाइन होने की वजह से ये बन जाती है स्केलर। क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है कि वेक्टर सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट होता है और ये डिस्टेंस होता है, और ये सीधी लाइन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये टेढ़ी लाइन है तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, यानी वेक्टर नहीं हो सकता। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। अब ये फार्मूले के मुताबिक थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस की जगह आर्क लिखना है, आर्क लेंथ, क्योंकि इस वक्त ये आर्क टेढ़ी है, और अगर टेढ़ी हो तो वो स्केलर होती है, अगर सीधी हो तो वेक्टर होती है। ठीक है, टेढ़ी हो तो वो डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस स्केलर होता है, और सीधी लाइन हो तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। तो बच्चों स्केलर ऊपर लिखा हो, स्केलर नीचे लिखा हो, तो स्केलर ओवर स्केलर का आंसर स्केलर ही आता है। इसका मतलब कि थीटा स्केलर आएगा अगर तो एंगल आपका लार्ज होगा। ठीक है, ये केस 1 था। लेकिन अगर आपका एंगल छोटा हुआ तो ये गौर से देखें, इस दफा जो एस है यानी आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ थोड़ी छोटी होगी,
ये इतनी छोटी हो गई है कि अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। पहले ये ऐसे टेढ़ी लाइन थी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, अब इतनी छोटी लाइन है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन की वजह से ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर आए तो आंसर वेक्टर आता है। इसका मतलब थीटा का आंसर वेक्टर आ गया, क्योंकि थीटा का ये फार्मूला था एस ओवर आर। थीटा वेक्टर कब आया है? जब एंगल छोटा था। छोटे एंगल पर थीटा क्या होता है, वेक्टर, और बड़े एंगल पर थीटा क्या होता है, स्केलर। तो ये बात पीछे आपको बताई है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज। बेटा पूरा आपकी बुक के मुताबिक चल रहे हैं, जो बुक लिख रही है वही उसी के मुताबिक हेडिंग्स बनाई हुई हैं। आगे बुक आपकी साइन कन्वेंशन बताती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। बेटा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, ये ऐसे उंगलियां घुमाएं, आप उंगलियां घुमाएं और ऐसे आप हाथ अपना, जैसे ये देखो, राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है ऐसे, अंगूठा ऊपर को कर लेना। अगर अगर अंगूठा आपकी तरफ आ जाए, इसको कहते हैं आउटवर्ड, आपकी तरफ बाहर को आ जाए आउटवर्ड, तो समझ लें कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। इस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं जब अंगूठा आपकी तरफ आए। अगर अंगूठा नीचे को आए, ऐसे नीचे को, डाउनवर्ड, जिसे इनवर्ड कहते हैं, तो इनवर्ड के लिए हम क्लॉकवाइज याद रखेंगे। तो ये आपके लिए शॉर्टकट भी बना दिया है, OAIC। OA से मतलब आउटवर्ड हो तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर अंगूठा आपका इनवर्ड हो तो क्लॉकवाइज। इनवर्ड आउटवर्ड किसको देखना है, अंगूठे को। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले जाता है। यानी अगर एंगल ऐसे बनता है सीधे, जिस तरह हम डायग्राम में बनाते थे, तो बेटा अगर तो एंगल आप ऐसे बना रहे हैं, फिर पॉजिटिव है। और अगर आप ऐसे बना रहे हैं, फिर नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये वाली रोटेशन बेटा एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली क्या है, क्लॉकवाइज। ये देखें, ऐसे करेंगे तो अंगूठा नीचे को आ जाएगा, नीचे को अंगूठा आ जाए तो क्लॉकवाइज होती है, और अगर आपकी तरफ, आपकी आंखों की तरफ आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, आउटवर्ड आए तो एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड आए तो क्लॉकवाइज। ये आपको काम आएगा फिजिक्स में आगे भी, क्योंकि फिजिक्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ ही होती है, और इसको मालूम करने के लिए एक रूल बनाया हुआ है। वो क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन तो बॉडी के ऊपर को भी हो सकता है और नीचे को भी। मतलब एक्सेलरेशन ऐसे भी हो सकता है ऊपर को, ये ऊपर को है इस टाइम, और एक्सेलरेशन ऐसे नीचे भी हो सकता है। यानी इसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो फिर कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है, कब ऊपर होगी कब नीचे को होगी, इसके लिए रूल बनाया हुआ है। रूल है राइट हैंड ग्रिप रूल। इस रूल के मुताबिक जिधर को बॉडी रोटेट करती है ना, आपने उधर को अपना हाथ, अपने राइट हैंड की फिंगर्स घुमा देनी है। आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो उधर को ही घूमनी चाहिए जिधर को बॉडी घूम रही है, और आपने अंगूठा अपना सीधा रखना है।
तो आपका अंगूठा बता देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। ठीक है बच्चों, अब नीचे ये लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट, ग्रेस्प द एक्सेस ऑफ रोटेशन, आपने अपने एक्स रोटेशन को पकड़ना है राइट हैंड में और आपने अपनी उंगलियां घुमानी है किस तरफ, जिधर को बॉडी घूम रही है, और आपने अपना अंगूठा सीधा रखना है, इरेक्ट थंब, सीधा अंगूठा विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपका अंगूठा जिधर को भी जाएगा उधर को क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इस डायग्राम से चेक कर लो, इस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है। ठीक है, अब अपने पंखे का चेक करें, जिधर को पंखे के पर घूम रहे हैं ना उधर को अपने राइट हैंड की उंगलियां घुमाएं, राइट हैंड की फिंगर्स घुमाएं, चेक करें। आप देखेंगे कि जो सीलिंग फैन है ना, जो छत वाला पंखा है, वो अपने राइट हैंड की फिंगर्स घुमाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर को ही होती है, और बल्कि नीचे को होती है, नीचे को चेक कर रहे, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। आप चेक करें, क्लॉकवाइज घूमेगा। राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं, आपका अंगूठा नीचे को ही आएगा, ऊपर को नहीं आएगा, क्योंकि जो सीलिंग फैन होते हैं ना वो नीचे को दबाव डाल के रखते हैं ताकि वो गिरे ना, छत के साथ सही तरह चिपके रहें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मापने के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ना वो रेडियन होता है। और एक रेडियन को बड़ी दफा पढ़ा दिया 10th क्लास में भी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो। एक सर्कल में अगर एक बॉडी जो आर्क लेंथ बनाती है वो सर्कल के रेडियस के अगर बराबर बनाए तो तब जो सेंटर पर एंगल बनता ना उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। ये आर्क लेंथ है एस और ये थीटा रेडियन एंगल हो सकता है। ये सिर्फ तब भी रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, जब यहाँ P से लेकर P1 तक ये वाली जो लाइन है ना, जिसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं बॉडी का, और इसे आर्क लेंथ भी कहते हैं। ये आर्क लेंथ और ये रेडियस ये दोनों बराबर हों। फर्ज करो ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 और ये भी 10 हुआ तो फिर सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन है वो एंगल जो बनता है, जो कौन बनाता है जी, गोल दायरे में घूमने वाली बॉडी बनाती है। कहाँ बनाती है, दायरे के सेंटर पर। और ये एंगल 1 रेडियन तब होता है जब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी ये एस यानी आर्क लेंथ बॉडी की किसके बराबर आ जाए, सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए। यही इसकी डेफिनेशन। इसका फार्मूला भी है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, और यहाँ से एस इज इक्वल टू आर थीटा बन जाता है। ठीक है, ये आसान ही है, चेक कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये चीज एक समझ लो कि पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर आप ये वाली जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये आर्क लेंथ, ये रेडियस के बराबर ले लोगे तो बेटा उस वक्त सेंटर पर 1 रेडियन बनेगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक अगर दोबारा मैं इसका डबल ले लूँ तो ये 2 रेडियन हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्स एक्सेस से देखना होता है, ये 2 रेडियन, यहाँ से यहाँ तक 3 रेडियन, यहाँ से यहाँ तक 4 रेडियन, फिर 5 रेडियन, फिर 6 रेडियन, और फिर 6.28 रेडियन होते हैं। इसमें एक सर्कल में 6.28 रेडियन होते हैं, लेकिन 6.28 को हम 2 पाई भी कहते हैं। 2 पाई को अगर आप खोलें, पाई की वैल्यू लगाएं तो ये 6.28 बनता है। ये 6.28 क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, इतना डेसिमल में था, तो साइंसदानों ने पता लगाया कि 6.28 तो 2 पाई के बराबर भी हो सकता है। ये देखो मैंने बराबर बताया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने एक सर्कल में टोटल जो रेडियन है वो 2 पाई लिखना शुरू कर दिए 6.28 की बजाय। लेकिन याद रखना है कि अगर आपको 2 पाई का नहीं समझ आती कि 2 पाई कितने होते हैं, तो इसका मतलब 6.25 यानी 6 रेडियन पूरा और थोड़ा सा ज़्यादा।
अगर दोनों बराबर होंगे ना, ये एस और आर, तो तब ही ये कैंसिल करेंगे और तभी एक 1 रेडियन आएगा। यही मैंने बताया हुआ है कि ये 1 रेडियन तब आ सकता है जब एस और आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि इस कंप्लीट सर्कल में थीटा कितना होता है, 2 पाई रेडियन, और 6.28 रेडियन को क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, यानी थीटा कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ये बात याद रखनी है। अब ये डिग्री आपको पता बहुत इस्तेमाल होता है, हालांकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये नॉन ऐसा यूनिट है, लेकिन इस्तेमाल बड़ा होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, एक दायरे के अगर बंदा 360 टुकड़े कर दे, कितने, 360, तो हर दो टुकड़ों के दरमियान बनने वाले एंगल को 1 डिग्री कहते हैं। तो फिर पूरे दायरे में कितने डिग्री होंगे, ज़ारा 360 ही होंगे। तो ये चीज़ पढ़ लो आप। अगर हम डिवाइड कर दें सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस कौन है, ये सरकमफेरेंस, ये मुहीत, दायरे का मुहीत। अगर इस दायरे के सरकमफेरेंस को मैं डिवाइड कर दूं किसमें, 360 बराबर टुकड़ों में, तो फिर जो एंगल बनेगा दो पास पास वाले टुकड़ों के दरमियान, ये दो पास वाले टुकड़ों के दरमियान, जैसे यहां बना हुआ है, इस एक एंगल को कितना क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है। जब भी किसी यूनिट की डिफाइन करते हैं ना, तो यही बताते हैं कि ये 1 कब होगा। जैसे पीछे हमने रेडियन की डिफाइन नहीं की, बल्कि 1 रेडियन की है। तो यहां पर भी हमने डिग्री की नहीं की, बल्कि 1 डिग्री की है। ठीक है, क्योंकि यूनिट की डिफाइन 1 में ही करते हैं कि वो चीज 1 कब है। और ये बात याद रखनी है कि कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब एक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं बेटा, एक पूरे चक्कर को कहते हैं। ये भी नॉन ऐसा यूनिट है, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है। जब एक कंप्लीट चक्कर पूरा हो जाता है ना बॉडी का, तो हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन होगी। और एक रेवोल्यूशन को एक साइकिल भी कह सकते हैं। और कंप्लीट सर्कल में एक ही रेवोल्यूशन होती है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अब इनका रिलेशन देखें, थीटा पहले 2 पाई रेडियन के बराबर था, फिर 360 डिग्री के बराबर, फिर 1 रेवोल्यूशन के बराबर। तो मैं इन तीनों को बराबर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब लेफ्ट साइड तीनों की बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगी, बराबर। 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री, बराबर है 360 डिग्री की। अब यहां से देख कर बताओ सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन है, यानी 6.28 रेडियन। इसका मतलब रेवोल्यूशन बड़ा है, क्योंकि उस अकेले के अंदर इतने सारे रेडियन छुपे हुए हैं और इतने सारे डिग्री भी छुपे हुए हैं। रेवोल्यूशन सबसे बड़ा यूनिट है, और उससे छोटा यूनिट डिग्री होता है, और उससे छोटा यूनिट रेडियन होता है। ठीक हो गया, ये आपका जनाब रिलेशन भी हो गया। अब एक छोटा सा सवाल रह गया, बस ये प्रूव करना है आपने कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। इसे साबित कैसे करना है, ये मैंने पीछे आपको बताया कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री बराबर ही होते हैं। तो इसको मैं 2 पाई मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मुझे यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1 इधर रहने दूंगा, 2 पाई उधर ले जाऊंगा। 2 पाई की वैल्यू मैंने पुट की और कैलकुलेट किया, तो ये आंसर है। एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। और जब ये काम हो रहा था ना यहाँ पे, तो बंदा यहाँ इसको डिवाइड करके ना 360/2 180/पाई बना सकता है। इसका मतलब कि एक रेडियन में 180/पाई भी होते हैं। ये मैंने लिख दिया, एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होते हैं। या इसका उल्ट कर सकते हैं कि एक डिग्री में पाई/180 रेडियन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 7 में। ये वही दोनों फार्मूले हैं। इसी तरह से जब ये आपने बना लिया कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री है, ये भी बन जाता है। फिर जब एक रेडियन में 57.3 डिग्री है, तो बेटा इस डिग्री को मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना 1 डिग्री इधर आने दूँ और ये 57.3 उधर जाके डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाता है। एक डिग्री में इतने सारे रेडियन होते हैं, ये बहुत थोड़े हैं। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर न्यूमेरिकल करना पड़ा, डिग्री से रेडियन में जाना पड़ा, रेडियन से डिग्री में जाना पड़ा, या रेवोल्यूशन से डिग्री में जाना पड़ा, तो जो पीछे फार्मूले पढ़े हैं उसको यूज कर लेना। ये एक शॉर्टकट है,
कि डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई और एक्स80 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपने रेडियन से वापस डिग्री में आना हो एक्स80 और पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।